हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आशीष प्रताप आरबीएल में। दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट 3 चीज़ें होती हैं। पहली होती है उस एग्ज़ाम का सिलेबस, आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है। और दूसरा होता है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, कि प्रीवियस ईयर्स में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके सिलेबस से रिलेटेड। और तीसरा होता है उसके अकॉर्डिंग आपकी पढ़ने की रणनीति, मतलब आपका सिलेबस क्या है और प्रीवियस ईयर्स में कैसे कैसे उस सिलेबस से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और थर्ड आपका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी होती है कि किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, किस लेवल के क्वेश्चन आए हैं और किस सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आप इन सब चीज़ों की जानकारी रखेंगे तो आपको एग्ज़ाम निकालना थोड़ा सा आसान पड़ जाएगा। तो इस वीडियो में स्पेशली हम लोग बात करेंगे सुपर टेट की और सुपर टेट के सिलेबस की, कि सिलेबस क्या दिया हुआ है। उसके बाद हम लोग हर जो सिलेबस के जो भी टॉपिक्स हैं, हर टॉपिक के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अभी तक केवल 2 ही एग्ज़ाम हुए हैं। 2019 में 6 जनवरी 2019 को हुआ था और एक 27 मई 2018 को हुआ था सुपर टेट का एग्ज़ाम। तो हम लोग सेक्टर वाइज देखेंगे, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज देखेंगे कि किस टॉपिक में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनके सॉल्यूशंस देखेंगे डिटेल में। और उसके बाद आगे की रणनीति क्या होगी कि हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं सुपर टेट स्पेशल सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा भी जिसे हम लोग कहते हैं, और इसके पाठ्यक्रम के बारे में। जो इसमें पहली चीज़ दे रखी है, विषय वस्तु का स्तर क्या होगा। तो भाषा हिंदी व अंग्रेजी, विज्ञान गणित पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन, ये एक अच्छा 12 के स्तर तक के होंगे। इन्होंने साफ साफ इसमें सिलेबस में मेंशन किया हुआ है कि जो आपकी भाषा हिंदी और अंग्रेजी होगी, विज्ञान गणित पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन होगा, ये एक अच्छा 12 के स्तर तक का होगा। और दूसरा जो इन्होंने दे रखा है पॉइंट, शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान, सूचना तकनीकी, जीवन कौशल, प्रबंध एवं अभिवृत्ति, ये डीएलएड पाठ्यक्रम स्तर का होगा। ठीक है। अब इसके बाद आते हैं आगे, भाषा हिंदी अंग्रेजी तथा संस्कृत। ये हम लोग इसमें बात करेंगे कि कौन सा कितने अंक का है। तो भाषा हिंदी अंग्रेजी और संस्कृत, इन तीनों भाषाओं के जो क्वेश्चंस हैं वो टोटल 40 अंक के होंगे। और उसमें भी मैं आपको बता दूं कि जो हिंदी होगी ये आपकी करीब 20 मार्क्स की होगी, और अंग्रेजी 10 अंक की होती है, और जो संस्कृत है वो भी आपकी 10 अंक की होगी। यानी सबसे ज़्यादा जो पूछा जाने वाला भाषाओं में सब्जेक्ट है वो है हिंदी। हिंदी के आपको दोनों सालों में 20-20 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जबकि अंग्रेजी के 10 क्वेश्चन आए हुए हैं और संस्कृत के भी 10 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो हमें यहाँ से ये तो पता चल जाता है कि हमें अंग्रेजी और संस्कृत से ज़्यादा किस पे मेहनत करनी है, हिंदी पे मेहनत करनी है। और इसके क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं आते हैं। तो संस्कृत और अंग्रेजी के क्वेश्चंस भी आप कर सकते हैं। 40 अंक ये जो हैं सबसे कीमती हैं आपके लिए, और कम मेहनत में आपको ये मिल सकते हैं। अगर थोड़ी भी मेहनत आप कर देते हैं तो मेरी मुझे उम्मीद है कि आप 40 में से 30+ इसमें स्कोर कर सकते हैं। हिंदी के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो आसान ही आते हैं, उनमें से आप 20 में से कम 18-19 तो करेंगे ही। एक आध क्वेश्चन हो सकता है गलत हो जाए। अगर आपने हिंदी अच्छे से पढ़ी है तो आप 20 में कर सकते हैं अच्छे खासे क्वेश्चन। अंग्रेजी जिनका स्ट्रांग है वो 10 में से 8 क्वेश्चन के आसपास कर सकते हैं। संस्कृत जिनकी स्ट्रांग है वो भी ऐसे ही 7 से 8 क्वेश्चन इसमें कर सकते हैं। तो थोड़ी सी मेहनत आपको करनी है, और ये मान के चलिए कि इस पूरे सेक्टर में आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। 40 अंक यही आपके थोड़ा सा सस्ते हैं। बाकी आपका चाहे साइंस हो चाहे मैथमेटिक्स हो, वो थोड़ा सा क्वेश्चंस टफ पूछे जाते हैं। तो आप वहाँ कितनी भी मेहनत कर लेंगे लेकिन उतना स्कोर हो सकता है। जिनकी कमज़ोर है तो वो उतना स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बजाय आप यहाँ पे अपनी मेहनत कर सकते हैं ज़्यादा अंक पाने के लिए। अगला है साइंस, जो आपका 10 अंक का आता है। और साइंस के सिलेबस में अगर बात की जाए तो साइंस के सिलेबस में चीज़ें आती हैं, दैनिक जीवन में विज्ञान,
गतिज ऊर्जा, दूरी, प्रकाश, ध्वनि, जीवों की दुनिया, मानव शरीर, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण, पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन, पदार्थ एवं पदार्थ की अवस्थाएं, अम्ल, क्षार एवं लवण, धातु और अधातु। ठीक है, तो ये आपका 10 अंक का है साइंस का पोर्शन। यहाँ पे आपको थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। इसके बाद आता है इसके बाद आपका मैथ आता है। गणित आपका 20 अंक का है, जिसका सिलेबस आपके सामने है। अंकीय क्षमता, गणितीय संक्रियाएं, दशमलव, स्थानीय मान, भिन्न, ब्याज, लाभ हानि, प्रतिशत, विभाज्य, गुणनखंड, ऐकिक नियम, सामान्य बीजगणित, क्षेत्रफल, औसत, आयतन, अनुपात, सर्वसमीकाएं, सामान्य ज्यामिति, सामान्य सांख्यिकी। तो 20 अंक के लिए मान के चलिए आपके 20 चैप्टर ही दिए हुए हैं कम से कम, और इनमें से आपके 20 क्वेश्चन आने हैं। तो यहाँ पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर आप मेहनत कर लेते हैं तो इसमें भी आप अंक पा सकते हैं अच्छे खासे। तो ये था आपका मैथ। इसके बाद आता है चौथा, पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन। तो ये आपका 10 अंक का है, और इसमें आपका जो सिलेबस दे रखा है, पृथ्वी की संरचना, नदियाँ, पर्वत, महाद्वीप, महासागर एवं जीव, प्राकृतिक संपदा, अक्षांश एवं देशांतर, सौरमंडल, भारतीय भूगोल, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय समाज सुधारक, भारतीय संविधान, हमारी शासन व्यवस्था, यातायात एवं सुरक्षा, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं चुनौतियाँ, हमारी सांस्कृतिक विरासत, पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन। तो ये इतने चैप्टर्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा, तब आप कहीं 10 अंक प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जिनकी मैथ और साइंस कमज़ोर है उनको ये सेक्शन अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि ये 10 उनके लिए बहुत कीमती हो जाते हैं 10 अंक। जिनकी मैथ और साइंस स्ट्रांग है वो तो वहाँ से नंबर निकाल लेंगे, लेकिन जिनकी स्ट्रांग नहीं है तो उनको यहाँ पे मेहनत करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट आता है शिक्षण कौशल, जो 10 अंक का है। शिक्षण की विधियाँ एवं कौशल, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा, समावेशी शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, शैक्षिक मूल्यांकन एवं मापन, आरंभिक पठन कौशल, शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। तो ये भी 10 अंक का है। ये डीएलएड का सिलेबस है आपका, डीएलएड से आप पढ़ सकते हैं, और उसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी इनके क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे जब, तब फिर डिसाइड करेंगे कि कैसे कहाँ से हमें पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट से जो टॉपिक है वो आपका है बाल मनोविज्ञान, और ये भी आपका 10 अंक का आता है। तो यहाँ से भी आप नंबर पा सकते हैं। बाल मनोविज्ञान भी ऑलमोस्ट सभी लोग पढ़े होते हैं, चाहे वो बीएड में पढ़े हों, चाहे बीटीसी में पढ़े हों। फिर आपको यूपीटीटी के लिए तैयारी में भी पढ़ना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा इसमें भी आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कम मेहनत में आप यहाँ से भी नंबर अच्छे खासे उठा सकते हैं। इसका जो सिलेबस दे रखा है, वैयक्तिक विभिन्नता है, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, सीखने की आवश्यकता की पहचान, पढ़ने के लिए वातावरण का सृजन करना, सीखने के सिद्धांत तथा कक्षा शिक्षण में इनकी व्यवहारिक उपयोगिता एवं प्रयोग, दिव्यांग छात्रों हेतु विशेष व्यवस्था। तो ये बाल मनोविज्ञान का सिलेबस है। अभी जो पिछले सालों में इनके आए हुए क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम जब देखेंगे तो हमें और भी डिटेल में पता चलेगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या सिलेबस दिया हुआ है जो उसी से पूछे जाते हैं, या फिर अन्यत्र जगहों से भी पूछे जा सकते हैं, तो वो हमें बाद में पता चलेगा। नेक्स्ट है जो आपको अच्छे खासे अंक दिला सकता है, वो है सामान्य ज्ञान या समसामयिक घटनाएं, यानी एक तरीके से करंट अफेयर्स। तो इसका जो सिलेबस है वो आपके सामने है। समसामयिक महत्वपूर्ण घटनाएं, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों हैं। प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं, यानी यूपी का एग्ज़ाम है तो हो सकता है यूपी के क्वेश्चंस भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। स्थान, व्यक्तित्व, रचनाएं, अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय पुरस्कार। इसके बाद है खेलकूद, इसके बाद है भारतीय संस्कृति एवं कला आदि। तो ये आपका करंट अफेयर्स का सिलेबस है, और इसमें आपका आर्ट एंड कल्चर का थोड़ा सा पोर्शन है। हो सकता है जो आपका हिस्ट्री का आर्ट एंड कल्चर है वहाँ से भी कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिले। वो अभी हम जब प्रीवियस ईयर्स के जो 2 सालों के आए हुए क्वेश्चंस हैं उनके बारे में जब हम
डिस्कस करेंगे तब हमें ज़्यादा डिटेल में जानकारी होगी कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, इसमें आपको मेहनत करनी चाहिए। और यहाँ पर भी आप कम मेहनत में आपको केवल वन लाइनर करंट अफेयर्स तैयार करना है, क्योंकि पेपर ऑब्जेक्टिव है तो बहुत ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट और किसी विषय के बारे में डिटेल में पढ़ने की उतनी आवश्यकता नहीं है। आप उस हिसाब से तैयार करिए कि आपका कोई फैक्ट ना छूटने पाए। तो इस तरह से कम मेहनत में आप यहाँ से भी अच्छे अंक पा सकते हैं। तार्किक ज्ञान, ये सब्जेक्ट तो अच्छा है, 5 क्वेश्चन आने हैं और चैप्टर्स तो बहुत ज़्यादा दे रखे हैं, लेकिन ये ऐसा टॉपिक है जहाँ से आप 5 में से पाँचों अंक पा सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। अगर आपकी समझ में आ गया, अगर आप थोड़ा भी ध्यान देते हैं तो ये 5 के 5 अंक आप बहुत कम मेहनत में पा सकते हैं। केवल आपको एक बार बेस समझना होगा। चैप्टर्स के जो नाम हैं, एनालॉगीज, एजर्शन एंड रीजन्स, बाइनरी लॉजिक, क्लासिफिकेशन, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स, कोडेड इनइक्वालिटीज, कोडिंग डिकोडिंग, क्रिटिकल रीजनिंग, क्यूब्स एंड डाइसेस, डेटा इंटरप्रिटेशन, डायरेक्ट सेंस टेस्ट, ग्रुपिंग एंड सिलेक्शंस, इंटरफेरेंस, लेटर सीरीज, नंबर सीरीज, पजल्स, सिंबल एंड नोटेशंस, वेन डायग्राम्स। तो इतने चैप्टर्स दिए हुए हैं। इनके चैप्टर्स से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। रीजनिंग वैसे भी आप नॉर्मल बिना पढ़े भी कर सकते हैं, थोड़ा सा आपको केवल इसमें दिमाग लगाना है। तो 5 अंक यहाँ से आप मेहनत कर सकते हैं। नेक्स्ट है सूचना तकनीकी, ये भी आपके 5 अंक की आती है। इसमें अगर बात की जाए सिलेबस की, तो इसमें शिक्षण कौशल विकास, कक्षा शिक्षण तथा विद्यालय प्रबंधन के क्षेत्र में सूचना तकनीकी, कंप्यूटर, इंटरनेट, स्मार्टफोन, OER जिसका फुल फॉर्म है ओपन एजुकेशन रिसोर्स, शिक्षण में उपयोगी ऐप्स, डिजिटल शिक्षण सामग्री के उपयोग की जानकारी, ये सारे चैप्टर्स दे रखे हैं। तो ये 5 अंक का है। इसके बाद हम लोग जब डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन इन टॉपिक्स के पूछे गए हैं, तब आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि हमें कैसे और कहाँ से पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट है जो लास्ट टॉपिक है, 10वां टॉपिक है जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृद्धि। ये भी 10 अंक का है आपका। ये भी जो सिलेबस में दे रखे हैं चैप्टर्स, व्यावसायिक आचरण एवं नीति, प्रेरणा, शिक्षक की भूमिका, सुविधा प्रदाता, अनुश्रवणकर्ता, नेतृत्वकर्ता, मार्गदर्शक, परामर्शदाता। तो यहाँ पे व्यावसायिक आचरण एवं नीति, प्रेरणा, शिक्षक की भूमिका, सुविधा प्रदाता, अनुश्रवणकर्ता, नेतृत्वकर्ता, मार्गदर्शक, परामर्शदाता, संवैधानिक और मानवीय मूल्य, दंड एवं पुरस्कार व्यवस्था का प्रभावी प्रयोग। तो ये आपका इसका सिलेबस है जीवन कौशल और प्रबंधन एवं अभिवृद्धि का। ठीक है, तो इन सारे टॉपिक्स को आपको अच्छे से तैयार करना है। इसमें जो सबसे अच्छे आपको नंबर दिला सकते हैं, वो आपका पहला टॉपिक था भाषा, हिंदी, अंग्रेजी तथा संस्कृत, जो आपका 40 अंक का है। आपको वहाँ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। फिर अगला टॉपिक था पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन, जो 10 अंक का है, जो कम मेहनत में आपको ज़्यादा अंक दिला सकता है। यहाँ से भी आप मैक्सिमम नंबर पा सकते हैं। नेक्स्ट था बाल मनोविज्ञान, जिसमें भी आप 10 में से मैक्सिमम नंबर पा सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें आप लोग पढ़ चुके होते हैं UPTET के एग्ज़ाम के लिए। फिर अगला जो अच्छे अंक आपको दिला सकता है वो है सामान्य ज्ञान समसामयिक घटनाएं, यानी करंट अफेयर्स, जो 30 अंक का है। और उसको आप अच्छे से अगर पढ़ेंगे तो वहाँ से भी आप मैक्सिमम नंबर पा सकते हैं। और रीजनिंग का नेक्स्ट टॉपिक है, रीजनिंग में भी आप 5 में से 5 नंबर पा सकते हैं, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। तो ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे आपको ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से आप मैक्सिमम नंबर पा सकते हैं। मैथ ऐसा टॉपिक है कि पता नहीं होता कि हमें कहाँ से कितने नंबर मिलेंगे। हालांकि 20 नंबर का है, तो कुछ चैप्टर्स आपको पढ़ने पड़ेंगे जहाँ से कम 20 में से 10 नंबर आप पा सकें। पूरी तरीके से आप छोड़ भी नहीं सकते, वरना मेरिट आपकी बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। और ऐसे ही साइंस का भी, साइंस 10 नंबर का है, तो जो आपको इजी चैप्टर्स लगें उन इजी चैप्टर्स पे आप फोकस करिए कि कम से कम 10 में से 5 या 6 नंबर अगर आप पा जाते हैं तो आप 100+ हो जाएंगे।
अगर इस तरीके से आप इन सब्जेक्ट्स पे ध्यान देकर मेहनत करेंगे तो आप अच्छे नंबर 100+ पा सकते हैं बहुत आसानी से। तो अगले पार्ट में हम लोग मिलते हैं कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के साथ जो पिछले 2 सालों में पूछे गए हैं पेपर्स में, उनको हम लोग सॉल्व करेंगे डिटेल में, और उसके साथ साथ देखेंगे कि कहाँ से, किस चैप्टर से कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और हमें कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने चाहिए उस बुक के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।